इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए साइंस का सेट डिस्कस करेंगे, जो कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं और ये सेट नंबर 5 है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपको जो है लगातार सेट और जो है साइंस का और जीके और करंट अफेयर सभी का सेट जो है डिस्कस इस पर मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आगे पीछे है, देख लीजिएगा थोड़ा। एमाइलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। एमाइलेज एक तरह का जो है प्रोटीन है जो कि कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एमाइलेज जो है मानव शरीर में केमिकल यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करता है, इसको याद रखिएगा। देख लीजिए अगर ये इसमें कहते हैं एंजाइम जो है भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म के साथ साथ शरीर के हजार काम को करने के लिए आवश्यक है, ये याद रखिए। एमाइलेज जो है एंजाइम जो कायम की सेडमन यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी इसको याद है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा, और निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रोगाणुरोधक, याद रखिएगा। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है कि दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यानी कि काम करता है, यानी कौन सा इसमें बैक्टीरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड यानी कि बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक यानी रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, यानी कि आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सुनहरा धान, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी ऐसे पौधे जीवाणु कवक जो यानी जिनके जीन्स यानी कि हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जीन में परिवर्तन किया जाता है, तो ये उसे रूपांतरित जीव कहते हैं, इसको याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका सी हो जाएगा, मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए परमाणु रिएक्टर के द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा को संरचनात्मक कार्य के प्रयोग में लाया जाता है। यह ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब इसे निकलने वाली उष्मा से पानी भाप बनकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉन की गति तीव्र करने के लिए भारी जल यानी कि डीटीओ का यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग यानी मंदक के रूप में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जिक कारक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पार्थेनियम हो जाएगा, इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो कौन सा इसमें जाइलम का भाग नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा चाली नलिका, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए चाली नलिका जाइलम का भाग नहीं है। देखिए जाइलम के बारे में देखिए क्या कहता है, यह उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन उत्तक भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए यह विभिन्न प्रकार के तत्व से बना होता है। ये वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु उत्तक, यानी इसे प्राय कास्ट भी कहते हैं। ये फ्लोएम के बारे में जानकारी लेते हैं। अब फ्लोएम यहाँ पर देख लीजिए, फ्लोएम है। देखिए जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधे की जड़ एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि भोजन को जो है ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, इसको याद रखिएगा। यह एक संचय उत्तक है जो पौधों के यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों से बना होता है, जैसे कि चाली नलिका होता है, सहकोशिका होता है, फ्लोएम जो है तंतु होता है, फ्लोएम मृदु उत्तक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए नाइलॉन 6 जो होता है यह एक कैप्रोलैक्टम को देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए क्वेश्चन ही है, तो आप लोग क्वेश्चन को मत हल्के में मत लीजिएगा। तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या, अनुचुंबक पदार्थ क्या होता है। तो इसका देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देख लीजिए
अनुरूप चुंबक तो क्या आता है, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखा को अपने में शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखा के अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे अनुरूप चुंबकीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, यानी कि फिलर के रूप में कौन काम नहीं आता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया, यानी कि निमोनिया हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए इसका क्या कहता है, फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो है फेफड़ा में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में ही होती है। इसके प्रमुख लक्षण में जैसे कि खांसी, सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ये सब होता है। देख लीजिए यह रोग जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए अन्य 3 रोग जैसे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, ये जल जनित रोग है, ये सब याद रखिएगा। देख लीजिए पीलिया एक यकृत रोग है, यानी कि लीवर से रिलेटेड रोग है, जिसमें कि रक्त पित्त वर्णक अधिक मात्रा में यानी कि जो है चला जाता है। यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, इसको याद रखिए। इसका संक्रमण जो होता है खाने पीने की वस्तुओं से दूषित जल के द्वारा भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है, थकान हो जाता है, फ्लू जैसे लक्षण, जैसे कि त्वचा आंखों का रंग पीला हो जाता है। देखिए टाइफाइड जो होता है यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो है संक्रमण दूषित जल रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। सिर दर्द जैसे कि ज्वार, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं, जिनसे कि इसमें जो होता है इसका संक्रमण के कारण लक्षण ये है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एस्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुष्क बर्फ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। देख लीजिए देखिए यह एक मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। हमारे पृथ्वी वायुमंडल का एक जो है ये सामान्य हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इससे धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ जैसे लगने लगता है। देख लीजिए यह काफी ज्यादा ठंडी होती है, इस कारण इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है, इससे जो है शरीर की कोशिका मरने लगती है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। जैसे बर्फ जमने में जिलेटिन जो है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा, जिलेटिन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा थायमिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसमें शायद विटामिन B1 होगा, इसको याद रखिएगा, विटामिन B1 होगा। देखिए हाँ, तो विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग जो है बेरी है, ये याद रखिएगा। विटामिन बी का जो स्रोत होता है अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, सब्जी इत्यादि। देख लीजिए विटामिन बी का रसायन नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, इसको याद रखिएगा। और इससे कमी से त्वचा का जो है फटना, ये सब जो है होने लगता है। देखिए लाल होना, देखिए इस तरह से जो है आपको जो है विटामिन डी जो है और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुक्त पतन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाने की एक समान त्वरण वाली गति का। देखिए जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसे याद रखिएगा। देखिए और जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीटीओ अधिकतम उपयोग होता है, डीटीओ का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को भारी जल यानी डीटीओ कहते हैं। देखिए औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए साधारण जल के 6000 भाग में लगभग 1 भाग भारी जल होता है, इसको याद रखिएगा। भारी जल का क्वथनांक जो होता है 374.4 केल्विन तथा हिमांक 276.8 केल्विन और आपेक्षिक घनत्व जो होता है 239 केल्विन होता है।
1.1059 होता है, ये याद रखिए। साधारण जल की तरह जो है भारी जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फसल का खेत। इसको याद रखिएगा। देखिए फसल का जो खेत होता है यह पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, जैसे कि वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, पारिस्थितिक तंत्र का सब उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बैरोमीटर, याद रखिएगा। देखिए बैरोमीटर जो होता है वायु दाब को मापने वाला यंत्र है, और ये एनीमोमीटर जो होता है यह उपकरण हवा की शक्ति या गति को मापता है, इसको याद रखिएगा। और जो बैरोग्राफ होता है इसके द्वारा वायुमंडल दाब यानी कि होने वाले परिवर्तन को मापता है, वायुमंडल में जो दाब परिवर्तन होता है उसको मापता है। और कोडियोग्राम जो होता है इसका जो है उपयोग क्या कहता है? हृदय की गति जांच की जाती है कोडियोग्राफ के द्वारा, इसे इलेक्ट्रोकोडियोग्राफ भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्रोनोमीटर का उपयोग जो होता है इस जलयान पर लगा रहता है, इससे कि सही समय का पता लगता है, क्रोनोमीटर। ये देखिए फाइडोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? जो इस तंत्र का विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? आर्द्रता मापने में वायुमंडल में। देखिएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस उपयोग के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस नंबर कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जल के वहन के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा जल के वहन के लिए। देखिए पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। उत्तर देखिए समान उत्पत्ति संरचना